Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. Guys, we would be discussing 1996 prelims polity section. इस time हमारे पास 16 questions हैं, so let's start. Question number 1. Consider the following statements about JL Nehru. जवाहरलाल नेहरू के लिए we have to consider the following statements. हमने बताना है कि कौन सी statement correct है. He was the president of Congress Party in 1947. He was the president, no. He presided over the Constituent Assembly, no. He was the first Congress ministry in United Province before India's independence. He formed the first, no. So all of them are not correct. कोई भी correct नहीं है इन तीनों में से because JL Nehru was never or he never had the portfolios or the positions as mentioned in the question. So option 1 is D. None of them are correct. Question number 2. Which of the following is not correct about cabinet mission plan? आपने बताना है कौन सी चीज इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है. Provincial grouping, it was correct. Interim cabinet for Indians, yes. Acceptance of Pakistan, no, it was incorrect. उन्होंने पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं किया था. Constitution framing right, it is correct. So कौन सी incorrect है? Acceptance of Pakistan, because this was the move or this demand was put forward by Jinnah. क्वेश्चन नंबर 3. द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट की पावर की बात की है इंडिया में. टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर. जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में है ये पावर कि सेंटर या स्टेट्स में कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is empowered originally to decide over the disputes. So option is C, that is original jurisdiction. Question number 4. Of the four forms of political protests mentioned below, which one is derived from the name of a person who used it as a political weapon for the first time? आपको पूछा गया कि जो ये चारों प्रोटेस्ट के नेम्स दिए हैं इसमें से जो ये प्रोटेस्ट का नेम पड़ा है वो एक पर्सन के नेम के ऊपर है जिसने उसको यूज किया था. तो वो कौन सा प्रोटेस्ट है? दैट वाज बॉयकॉट. बॉयकॉट वाज नेम्ड आफ्टर द पर्सन बॉयकॉट जिसने इसको यूज किया था. तो हमने बोलता कि ये प्रोटेस्ट है या दिस मेथड विल बी कॉल्ड एज बॉयकॉट मेथड. क्वेश्चन नंबर 5. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. दो लिस्ट आपको दे रखी है, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 1. यू हैव टू मैच एंड यू हैव टू टेल कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है. गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी एट गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल, ये किसके अंडर आया था? ये आया था चार्ल्स कॉर्नवालिस के अंडर. 1 इज सी, चार्ल्स कॉर्नवालिस के अंडर आया था ये. हम देखते हैं, पहले हम यहाँ पे ऑप्शंस लेते हैं, देन वी विल सॉल्व. सेकंड है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833. 1833 की बात की गई है तो ये किसके अंडर था? ये था डलहौजी. 1 इज या 2 इज बी. 2 क्या है? बी है. कोई ऑप्शन बनता है? लेट्स सी आगे भी पढ़ के. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया अंडर काउंसिल एक्ट ऑफ 1858. ये था इसके अंडर. 3 इज डी. तो 4 क्या बचता है हमारे पास? ए. 4 इज ए. गवर्नर जनरल एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव ये था ये अर्न वेवल. यस, वेवल था वो 1935 के थे. 1858 में इट वाज एलॉयट. 1833 में इट वाज कॉर्नवालिस. सॉरी, 1833 में इट वाज डलहौजी एंड 1773 इट वाज कॉर्नवालिस. So 1 is C, 2 is B, 3 is D and 4 is A. So ऑप्शन बनता है ये. आपको गवर्नर जनरल के नेम बताने थे कि कौन से कब आए थे. तो जो हमारा 1935 है वो हम वेवल से इंटरलिंक करते हैं. 1858 को हम एलॉयड से इंटरलिंक करते हैं. 1833 is Dalhousie and 1773 is Cornwallis. Question number 6. Which one of the following first mooted the idea of a constituent assembly to frame a constitution for India? इसमें से कौन था जिसने बोला था कि एक constituent assembly होनी चाहिए जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी? इट वाज स्वराज पार्टी 1934. एम एन रॉय या एम एन रे 1934 का आइडिया था जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी, जिसमें बात की गई थी. क्वेश्चन नंबर 7. असर्शन एंड रीजनिंग. आपने बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है. उसको जो फॉलो करता है वो करेक्ट है या फॉल्स है. पहला है द ब्रिटिश सॉवरेनिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फ्री इंडिया. नो, इट इज फॉल्स. सेकंड है द ब्रिटिश सॉवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. यस. तो क्या है ऑप्शन जो असर्शन हमारा? इट इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू. सॉवरेनिटी एंड हो गई थी जब ब्रिटिश रूल खत्म हो गया तो वो फ्री इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, तब इंडिया वो सॉवरन. और सेकंड था जो ब्रिटिश सॉवरन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल. यस, उन्होंने लास्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया का अपॉइंट किया था
पर बाद में वो भी चीज अबॉलिश होगी थी। क्वेश्चन नंबर 8, when the chief justice of a high court acts in an administrative capacity he is subject to, उन्होंने बोला कि जब एक चीफ जस्टिस किसका, हाई कोर्ट, मतलब हाईएस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट में हाईएस्ट जज होता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में वी हैव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करता है तो वो किसके ऑर्डर के अंडर है, ही इज अंडर द ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको स्पेशल ऑर्डर देते हैं और वो उन्हीं के सुपरविजन एंड कंट्रोल के अंडर काम करता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग या उसके अकॉर्डिंग, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड अ ट्राइब्यूनल जज। हम सबको पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है शैल नॉट इंक्लूड अ ट्राइब्यूनल जज, बाकी जजेस कैन बी इंक्लूडेड अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is part of electoral college? इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है किसके इलेक्शंस के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि कौन उसका पार्ट है, पर इम्पीचमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब इलेक्शन के लिए तो कौन पार्टिसिपेट्स, बट फॉर इम्पीचमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट, ऐसा कौन है? तो लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला है लोकसभा, लोकसभा पार्टिसिपेट करती है, यस। राज्यसभा, राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करती है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मैटर नहीं करती इतने ज्यादा। असेंबलीज, यस, असेंबलीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं फॉर इलेक्शन, पर वो इम्पीचमेंट के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, लोकसभा, राज्यसभा और नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स, यस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप? पंचायती राज में पूछा है आपसे जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो कौन सा है या कैसे फॉलो करते हैं। तो हमें पता है कि पंचायती राज कितने लेवल्स पे होती है, 3 लेवल्स पे होती है। किसके लिए है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या गवर्नेंस के लिए। 3 टायर सिस्टम है, देखते हैं। सिंगल टायर स्ट्रक्चर नो, 3 टायर, 2 टायर नो, 3 टायर स्ट्रक्चर यस। एट विलेज, ब्लॉक इन डिस्ट्रिक्ट यस। किस पे होता है, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट। विलेज स्मॉलेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट इज द बिगेस्ट, ये इंटरमीडिएट है। विलेज इज द स्मॉलेस्ट, ब्लॉक इज इंटरमीडिएट, डिस्ट्रिक्ट इज द बिगेस्ट। 4 टायर सिस्टम नो, तो ऑप्शन इज सी, दैट इज 3 टायर स्ट्रक्चर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एट विलेज दैट इज द स्मॉलेस्ट, देन ब्लॉक दैट इज इंटरमीडिएट एंड देन डिस्ट्रिक्ट इट इज द बिगेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि नेशनल एंथम के रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस, उन्होंने बोला कि नेशनल एंथम सिंग करने के लिए किसी को कंपेल नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जाता, बिकॉज उन्होंने पूछा कौन सी करेक्ट है। इट विल बी वॉयलेटिव ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यस, उसकी मर्जी है कि वो नेशनल एंथम सिंग करे या ना करे। सेकंड, इट विल बी वॉयलेटिव टू द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, यस, उसकी मर्जी है ना कि क्या पता वो दिल से चाहता हो नेशनल एंथम को या वो रिस्पेक्ट करे, पर वो पब्लिकली नहीं उसको बोलना चाहता, या ही डज नॉट वांट या शी डज नॉट वांट टू सिंग, तो दैट इज हर और हिज exclusive right. Third is there is no legal provision obliging to anyone to sing the national anthem. Yes. तो तीनों ही करेक्ट हैं, कोई लीगल प्रोविजन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सबकी मर्जी है कि नेशनल एंथम सिंग करें या ना करें। हाँ, आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, या आपके ऊपर मतलब दैट विल बी वॉयलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने नेशनल एंथम को डिसओबे किया। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? आपने बताना है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए हमें स्टेटमेंट्स दिया, आपने बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहला है प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स ओनली फ्रॉम अमंग दोज हु आर मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ही इज फ्री टू चूज हिज, ही इज नॉट फ्री, उसको बात माननी पड़ेगी। कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग्स आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, ऐसा नहीं है। Has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in his cabinet, yes, चूज करने के लिए मेंबर्स को ही इज ऑब्लाइज्ड, उसको बात माननी पड़ेगी, पर फुल डिस्क्रिप्शन है कि किसको मिनिस्ट्री देनी है जो कैबिनेट में सर्व करेगा, उसके लिए ही हैज फुल डिस्क्रिप्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो कहां से इलेक्ट हुए थे, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका ये एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है। हम कहते हैं ना कि यूपीएससी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछता है, तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, असर्शन एंड रीजन है, आपने बताना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा किसको फॉलो करता है, या दोनों ही करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट है। पहला है द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड, यस,
द माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये है 1996 की बात है, उस टाइम पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, पर आज अंडर आर्टिकल 338 इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। You have to see in 1996 it was not a constitutional body, but if we see in 2023 then it is a constitutional body. तो उस हिसाब से 1996 के हिसाब से ऑप्शन आएगा आपका बी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यस। वहां पे उस टाइम पे भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था, पर दोनों करेक्ट थे। बट अगर हम आज देखें तो आज भी यही है कि आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आज हम न्यूमेरिकल माइनॉरिटी की बात करते हैं कि वर्ड माइनॉरिटी उस टाइम पे डिफाइन नहीं था, पर आज हम कहते हैं कि माइनॉरिटी कौन सी ग्रुप्स माइनॉरिटी हैं वो भी हमने डिफाइन किया है, वी हैव डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और आज हमने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस सबके लिए बनाया हुआ है। So option at that time was B. Question number 16. Which one of the following countries has more or less evolved a two-party system? It was Bangladesh at that time. जिनके पास टू पार्टी सिस्टम, जिन्होंने मोर और लेस इवॉल्व किया था। एंड टुडे वी नो कि बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुई थी अ फ्यू इयर्स बैक, श्रीलंका इज अंडर द प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज अंडर द प्रॉब्लम, म्यांमार इज अंडर द प्रॉब्लम। तो इंडिया हैज टू एक्ट एज अ बिग ब्रदर एंड इंडिया हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बीइंग अ नेबर, कि अगर कोई नेबर परेशान है तो इंडिया शुड हेल्प जितना वो हेल्प कर सकता है। सो दिस वाज योर 1996 का क्वेश्चन पेपर। it was it had a more orientation towards the current part। जो करंट में पूछा गया उसको इंटरलिंक करके पॉलिटी में आपको दिया गया है। एंड वी विल सी आगे चल के 1977 में भी करंट पूछा गया है, 1998 में इट इज टोटली करंट। आई थिंक देयर आर 4 और 5 क्वेश्चन दैट इज फैक्चुअल, बाकी सब करंट थे। तो अब से मतलब 1995 के बाद 96 से लेके यूपीएससी हैज इवॉल्व द पॉलिटी सेक्शन। आज से पहले दे वर आस्किंग स्टैटिक पोर्शन, बट नाउ दे हैव आस्क्ड या दे आर आस्किंग यू मोर करंट पार्ट की, जो करंट में कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो न्यूज आ रही है, दे आर आस्किंग अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी डिस्कसिंग 1997 का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू।